ये है राजेश, एक आम आदमी जो नौकरी करता है, थोड़ा सेव करता है और एक अच्छा फ्यूचर चाहता है। पर जब किसी ने उससे कहा कि शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, तो वो शेयर मार्केट में पैसा लगाने लगा। कभी किसी दोस्त के कहने पर शेयर खरीदता, कभी किसी यूट्यूबर के कहने पर, तो कभी किसी न्यूज चैनल के कहने पर। लेकिन 3 साल बाद भी ना तो राजेश का पैसा बढ़ा और ना उसका पोर्टफोलियो बढ़ा। यही गलती लाखों लोग करते हैं और इस गलती का सॉल्यूशन है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। तो अगर आपके पैसे भी राजेश की तरह ट्रेडिंग से नहीं बढ़ रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक ब्रीफ बाय प्रतिभा में। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप बिना रोज रोज की स्ट्रेस के एक भरोसेमंद पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सौरभ मुखीजा द्वारा लिखी गई बुक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग से। दोस्तों, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग ये नाम सुनकर आपको कैसा लगा? असल में इसका मतलब है कि एक बार निवेश करो और फिर भूल जाओ। जैसे किसी पुराने जमाने में लोग कॉफी का डब्बा रखते थे और सालों तक उसमें पैसे और ज्वेलरी इकट्ठा करते रहते थे। तो यही आइडिया है इस किताब का कि ऐसे शेयर चुनो जो वक्त के साथ अपने आप बढ़े। उन्हें बार बार बेचो मत, रोज स्क्रीन खोलकर देखो मत, बस भरोसा रखो। और ये भरोसा कोई हवा में नहीं है, इसके पीछे आंकड़े, लॉजिक और बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। ऑथर साफ कहते हैं कि बाजार में 90% लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन जीतता वही है जो पेशेंस रखता है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग उसी पेशेंस की मिसाल है। ऑथर हमसे क्वेश्चन पूछते हुए कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढें जो 1 दशक तक लगातार सफल रहा हो, तो क्या आप उसे एक दिन की परफॉर्मेंस से जज करेंगे? नहीं ना। तो फिर जब बात हमारे पैसों की हो, निवेश की हो, भविष्य की हो, तो हम क्यों हर दिन बाजार का हाल देखकर फैसला लेते हैं? और ये रोज रोज शेयर मार्केट के हाल को देखकर फैसला लेना आपके पोर्टफोलियो को धीरे धीरे खाली कर देता है। लेखक समझाते हैं कि जो शेयर मार्केट की फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करके लॉन्ग टर्म की सोच रखते हैं, वही असली विजेता होते हैं। तो अब जब हमने ये जान लिया कि शेयर मार्केट में डेली ट्रेडिंग की बजाय लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन फिर सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकें, और वो भी 10 साल के लिए। तो इसके जवाब में ऑथर कहते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको ऐसी कंपनीज सिलेक्ट करनी पड़ेंगी जो 3 चीजों में आगे हों। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सेकंड है कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ, एंड थर्ड हाई रिटर्न ऑन कैपिटल। और ऐसी ही कंपनीज होती हैं कॉफी कैन पोर्टफोलियो की जान। इस बात को ऑथर ने एक रियल डेटाबेसिस एग्जांपल से समझाया है। ऑथर ने 2007 से 2017 के बीच का एक्सपेरिमेंट शेयर किया। उन्होंने ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट किया जिनका मार्केट कैप 100 करोड़ से ऊपर था, हर साल 10% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ थी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ज्यादा था। तो इस नॉर्मल से पैमाने पर बनी पोर्टफोलियो ने सेंसेक्स को बहुत पीछे छोड़ दिया। जहां सेंसेक्स ने 9% रिटर्न दिया, वहीं इस पोर्टफोलियो ने 20% ईयरली रिटर्न दिया। तो अब जब हमने कंपनीज को सिलेक्ट करना सीख लिया, तो अब हम जानेंगे कि कैसे बड़े बड़े फंड मैनेजर भी गलतियां करते हैं और नॉर्मल इन्वेस्टर उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम लोग किसी बड़े फंड मैनेजर या एनालिस्ट को टीवी पर देखते हैं, तो लगता है कि ये लोग तो सब जानते होंगे, इन्हें तो सबका एक्सपर्ट कहा जाता है, ये जहां इन्वेस्ट करें वहां तो पैसा उगना चाहिए। लेकिन लेखक साफ कहते हैं कि अक्सर बड़े प्रोफेशनल इन्वेस्टर भी शॉर्ट टर्म नंबर्स, ट्रेंड्स एंड थ्योरीज के पीछे भागते हैं, और वहीं पर वे एक नॉर्मल इन्वेस्टर से भी हार जाते हैं जो पेशेंस रखता है। बुक में प्रोफेशनल्स की 3 बड़ी गलतियां बताई गई हैं। फर्स्ट है ओवर ट्रेडिंग करना। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस एंड इन्वेस्टर्स, फंड मैनेजर्स हर तिमाही, हर मंथ या कभी कभी तो हर वीक में अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करते हैं। लेकिन कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में कहा गया है कि डूइंग नथिंग इज समटाइम्स द बेस्ट थिंग एन इन्वेस्टर कैन डू। यानी कि कभी कभी कुछ भी ना करना सबसे अच्छी बात हो सकती है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। और दूसरी गलती जो फंड मैनेजर्स करते हैं, वो है नॉइस पर ध्यान देना। मार्केट की खबरें, जीडीपी रेट, इलेक्शन रिजल्ट, इन सब पर फोकस करके प्रोफेशनल लॉन्ग टर्म विजन खो सकते हैं। और तीसरी गलती है पीयर प्रेशर में काम करना।
बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अक्सर इस डर से कोई शेयर नहीं बाई करते कि अगर ये नहीं चला तो लोग क्या कहेंगे। वहीं एक नॉर्मल इन्वेस्टर अपनी चुपचाप की गई रिसर्च के बेसिस पर पेशेंस रखता है और लंबे समय में बेहतर परफॉर्म करता है। आगे बुक में कंपनीज की स्क्रीनिंग का प्रोसेस बताया गया है। तो इस स्क्रीनिंग प्रोसेस का फर्स्ट रूल है कि कंपनी 10 सालों से लगातार अपना बिजनेस बढ़ा रही हो। तो इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी 10 साल तक हर साल 10% की ग्रोथ कर रही है तो उसकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स की देश में मजबूत मांग है। सेकंड रूल है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से ज़्यादा हो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि कंपनी अपने लगाए हुए पैसों से कितनी कमाई कर रही है। जैसे एक कंपनी जो हर 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट पर 15 रुपये या उससे ज़्यादा कमा रही है तो वो प्रॉफिटेबल और स्मार्ट बिजनेस चला रही है। और थर्ड रूल है साफ सुथरे फाइनेंशियल्स एंड लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड। मतलब कंपनी की बैलेंस शीट में कोई धोखा नहीं है, मींस डेब्ट कम है, कैश फ्लो क्लियर है और पिछले 10 सालों में कोई भी बड़ी गिरावट नहीं आई है, जैसे मैरिको, सफोला जैसी कंपनीज। तो अब जब हमने ये भी पता लगा लिया कि कौन सी कंपनी सिलेक्ट करनी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी कंपनीज हमेशा मार्केट में सस्ती मिलेंगी? क्या कभी डर लगता है कि ये तो बहुत महंगी है? तो इसके बारे में बात करते हुए ऑथर कहते हैं कि यहाँ एक नॉर्मल इन्वेस्टर की गलती सामने आती है। वो सिर्फ पी रेशो, प्राइस टू बुक रेशो या फिर लो प्राइस स्टॉक्स को देखकर खरीदारी करता है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि जो चीज़ सस्ती दिखती है वो अक्सर अंदर से खोखली होती है। इस बात को भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 दुकानें हैं, एक ऐसी जो सालों से कमाई नहीं कर रही लेकिन उसके शेयर सस्ते हैं। दूसरी दुकान है जो हर साल मुनाफा बढ़ा रही है लेकिन उसके शेयर महंगे लगते हैं। लोग अक्सर पहली खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ती है, लेकिन सस्ती वो इसलिए है क्योंकि उसके बिजनेस में कोई भी दम नहीं है। अब सवाल उठता है कि महंगी लगने वाली कंपनीज क्यों बेहतर होती हैं? तो जिस कंपनी ने 10 साल तक लगातार ग्रोथ की है, जिसकी बैलेंस शीट साफ सुथरी है और जिसका ब्रांड पूरे देश में फैल चुका है, तो सिंपल है कि उसकी वैल्यू तो ज्यादा होगी। जैसे नेस्ले महंगी दिखती है लेकिन सालों से लगातार मुनाफा और डिविडेंड देती है, जबकि आरकॉम सस्ती दिखती थी लेकिन डूब गई। तो इससे हमें यही सीखना चाहिए कि वैल्यूएशन तभी मायने रखता है जब क्वालिटी ना हो। क्वालिटी हो तो प्राइस अपने आप रिकवर हो जाता है। फिर म्यूचुअल फंड हाउसेज के बारे में बात करते हुए ऑथर कहते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड सच में आपके दोस्त हैं या बस एक और कमाई का जरिया? तो इस बात को भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे राजेश ने जब डायरेक्ट स्टॉक्स में नुकसान उठाया तो उसके फंड मैनेजर या बैंक मैनेजर ने उसको सलाह दी कि म्यूचुअल फंड सही हैं। राजेश को लगा कि अब सही रास्ता मिल गया, लेकिन कुछ सालों बाद उसने देखा कि उसका रिटर्न 5 से 7% से ज़्यादा कभी गया ही नहीं और उसमें से भी कई फीस कट चुकी थी। अब बात आती है म्यूचुअल फंड्स में छुपी फीसों की। तो फर्स्ट है एक्सपेंस रेशियो, जो हर साल 1% या 2% चुपचाप कटता रहता है। सेकंड फीस है एंट्री एंड एग्जिट लॉग, मीन्स अगर जल्दी पैसा निकालो तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। और थर्ड है एजेंट का कमीशन, जो आपकी एसआईपी से पहले कट चुका होता है। मतलब भले ही आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो लेकिन म्यूचुअल फंड्स हर साल पैसे कमा रहे हैं, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो। तो अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं या डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट अच्छी है। तो इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 2007 में एचडीएफसी बैंक या एशियन पेंट्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट किया होता तो 2020 तक आपका रिटर्न होता 20 से 25% CAGR। लेकिन अगर आपने उसी समय म्यूचुअल फंड लिया होता तो आपका रिटर्न होता 10 से 12% तक, क्योंकि फंड मैनेजर ने बीच में स्टॉक्स बेच दिए, पोर्टफोलियो बार बार घुमाया और आपका कंपाउंडिंग टूट गया। इसलिए हमें वैल्यूएशन के चक्कर में ना पड़कर क्वालिटी कंपनीज को डायरेक्ट बाई करना चाहिए, ना कि किसी थर्ड पार्टी के जरिए। तो अब जब हमने अपने पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक्स को डायरेक्टली बाई करने की सोच बना ली तो फिर सवाल उठता है कि हम उन 3 फिल्टर्स को रियल में कैसे अप्लाई करें।
तो इसके लिए ऑथर कहते हैं कि हमें स्टॉक्स ढूंढने के लिए screener.in या टिकर टेप जैसे बेसिक स्क्रीनर का यूज करना चाहिए। इन पर जाकर हम ROCE एंड रेवेन्यू ग्रोथ की डिटेल देख सकते हैं। और फिर अगर आपने 10 कंपनी सिलेक्ट की और आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो हर कंपनी में आपको 10-10 हजार रुपए लगाने चाहिए और नॉर्मली 10 साल तक उन स्टॉक्स को होल्ड करें उन कंपनीज में जो खरीदे हैं। और अगर कोई भी कंपनी हमारे 3 फिल्टर्स में से कोई एक भी तोड़े तो उस कंपनी को एग्जिट कर दें। आगे एक कड़वा सच उजागर करते हुए ऑथर कहते हैं कि असफल इन्वेस्टर्स बुरे स्टॉक्स नहीं चुनते, वो बस खुद पर भरोसा खो बैठते हैं। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो इन्वेस्टर्स करते हैं, जैसे वे अच्छे स्टॉक्स को गिरावट में बेच देते हैं या शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के पीछे भागते हैं। और टिप्स, न्यूज चैनल, इन सब की बातों में आकर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को पीछे छोड़ देते हैं। ऑथर कहते हैं कि मार्केट में पैसा बनाने की सबसे बड़ी स्किल है पेशेंस, और पेशेंस तब आता है जब आपको अपनी प्रोसेस पर यकीन हो। इसलिए कॉफी कैन इन्वेस्टिंग एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपको मार्केट की नॉइज से बचाकर एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनाता है। अब अगर ये मॉडल इतना इफेक्टिव है तो क्या इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है? तो इसको सॉलिड बनाने के लिए हम कुछ फिल्टर्स और ऐड कर सकते हैं, जैसे कंपनी का एथिकल एंड गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, नंबर 2 उसका डेब्ट लेवल कैसा है, नंबर 3 कंसिस्टेंट डिविडेंड दे रही है कंपनी या नहीं दे रही। एक्चुअली कंसिस्टेंट डिविडेंड देने वाली कंपनीज को अच्छी कंपनी समझा जाता है। और कंपनी का मार्केट लीडर या टॉप 3 प्लेयर होना भी लॉन्ग टर्म के लिए एक स्ट्रेंथ ऐड करता है। तो दोस्तों, इन सब बातों को सीखने के बाद आप तैयार हैं एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाने के लिए जो आपके लिए काम करे, ना कि आप उसको रोज चेक करते रहें। तो अब जब आप वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं तो आप सीख चुके हैं कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग कोई ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक फिलॉसफी है, एक सोच है जो कहती है कि अच्छी कंपनियों को पहचानो, भरोसा रखो और उस पर लंबे समय तक टिके रहो। क्योंकि मार्केट में पैसा तभी बनता है जब आप पेशेंस से बैठे रहते हैं, ना कि हर दिन ट्रेडिंग करके। तो अगली बार जब कोई कहे कि अरे भाई इस शेयर में पैसा लगा ले, तो सोचना कि क्या ये सही रास्ता है या कोई शॉर्टकट। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल को चेंज किया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।